हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th की सोशल साइंस के बारे में और उसकी आंसर की चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के साथ, जो कि सेकंड टर्म में हुआ है ये एग्ज़ाम। मैक्सिमम मार्क्स जिसके 40 थे, 2 घंटे का टाइम था। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश की बात करें, यह प्रश्न 5 खंडों में विभाजित है। क ख ग घ ड़, टोटल 13 प्रश्न इसमें होंगे। और इसके बारे में आगे बताया रखा है कि 1 से 5 तक 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है, 6 से 8 3 अंक वाले, 9 से 10 5 अंक वाले और 11-12 स्रोत आधारित यानी कि जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। 13वां मानचित्र है। अब देखिए, पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से उत्पन्न रोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से कदम उठाए? तो इसका उत्तर है, सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीटकर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। ये उसका उत्तर था। तथा इसका दूसरा भाग है, लोगों को कोड़े मारे गए और गांव गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। इनमें से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान बताइए। अगला प्रश्न है, एक उपभोक्ता के रूप में वैश्वीकरण ने किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित किया? एक उपभोक्ता के रूप में वैश्वीकरण ने किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित किया? इसका उत्तर है, पहले से अधिक विकल्प हमें मिले, उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत हमें मिलने लगी। अगला प्रश्न है, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है, यानी कि उनको श्रेय देता है। कथन की पुष्टि कीजिए। देश के विभिन्न भागों से लोग पर्यटन के लिए दूसरे भागों में जाते हैं तो वहाँ के खान पान, रीति रिवाज आदि से परिचित होते हैं। लोग एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतांत्रिक फैसलों में पारदर्शिता होती है। लोकतंत्र में फैसले लेने में जनता शामिल होती है। इससे लोगों के फैसलों को मानने की संभावना अधिक एवं प्रभावी होती है, क्योंकि यह सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद लिया गया होता है। किसी देश की आर्थिक उन्नति उसके विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। कथन के संदर्भ में या समर्थन में उचित तर्क दीजिए। उत्तर देखिए, कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक और रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि पर निर्भरता कम करना, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक तैयार उत्पादों के निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। कोई महत्वपूर्ण 2 पॉइंट लिख सकते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? सेक्शन बी की बात करें, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान बताइए। अल्लूरी सीताराम अंग्रेजों सरकार द्वारा लागू वन कानूनों के विरोध में आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में फैले उग्र गोरिल्ला आंदोलन के नेता थे। वह महात्मा गांधी के गुण गाते थे और उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। बाबा रामचंद्र कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान बताइए। अथवा में ये प्रश्न पूछा गया है। अल्लूरी सीताराम राजू के अथवा में बाबा रामचंद्र कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान बताइए। अवध के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन में किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किया। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से
भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों के साथ मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। या कोई अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु आप इन दोनों में से लिख सकते हैं या अपनी तरफ से बनाकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर में प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो। यह सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधकों को बराबर या बरकरार रखा है, जबकि विकासशील देशों को अवरोधों को हटाने पर विवश किया जा रहा है। इनमें से महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख सकते हैं। एक दलीय प्रणाली के विपक्ष में तर्क दीजिए। मतलब कि गिव आर्गुमेंट अगेंस्ट वन पार्टी सिस्टम, उसके विपक्ष में तर्क देना है, पक्ष में नहीं। 3 नंबर का प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकल्प का अभाव। दूसरा पॉइंट है, विरोधी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होना, शासक दल की निरंकुश होना। तो ये पॉइंट हैं जो आप लिख सकते थे। सेक्शन सी की बात करें, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव किस प्रकार भारतीय राजनीतिक दलों के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सेक्शन सी में है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव किस प्रकार भारतीय राजनीतिक दलों के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आंतरिक लोकतंत्र के अभाव में दल की सारी शक्तियों एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती हैं। सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए सूचनाओं का अभाव, नेताओं से ना जुड़ पाने के कारण फैसलों को प्रभावित करने की शक्ति का अभाव, असहमति की स्थिति में पार्टी में टिक पाना असंभव, पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के ऊपर नेता से निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब इसमें अथवा में प्रश्न पूछा गया है, अधिकांश राजनीतिक दल वंशवाद की चुनौती का सामना कर रहे हैं, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। हाउ इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ए मेजर चैलेंज फॉर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। अथवा में है, अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वह अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों या अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक परिवार के लोग आते हैं जो अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। असहमति की स्थिति में अन्य सदस्यों का पार्टी में टिक पाना असंभव हो जाता है। यह लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से साख यानी कि ऋण की नकारात्मक भूमिका का वर्णन कीजिए। अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से साख यानी कि ऋण का नकारात्मक भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में इसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। जब कोई व्यक्ति साख के उत्पादन के खर्चों को पूरा नहीं कर पाता है और किसी कारणवश उसकी परिसंपत्तियों में कमी हो जाती है, तो इसे साख की नकारात्मक भूमिका कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी संभव नहीं हो पाई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ना स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने की जगह उसकी स्थिति बदतर कर दी, जिसे आमतौर पर कर्ज जाल कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट लोन विद द हेल्प ऑफ योर डेली लाइफ एग्जाम्पल, और डिस्क्राइब द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना, केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करना,
ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना, ब्याज दरों को निर्धारित करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद है सेक्शन डी, अनुच्छेद है दिया गया है। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक अहरणीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिसमें उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रितानी सरकार से न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया, बल्कि उसने जनता का शोषण किया और देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारतीयों को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया 1 नंबर का, दूसरा 1 और तीसरा 2 नंबर का। ब्रिटानी सरकार ने भारत की जनता का शोषण किस प्रकार किया है? दूसरा है जनता को सरकार बदलने या उसे मसूल समाप्त करने का अधिकार कब है? तीसरा है आज़ादी भारत जनता का अहरणीय अधिकार क्यों है? आंसर देखते हैं। पहले का आंसर है इसका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से। दूसरा है जब कोई सरकार अपनी जनता को स्वतंत्रता से वंचित करती है और उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती तो जनता को सरकार बदलने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट है क्योंकि यह व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती है, इसकी अनुपस्थिति में व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। अगला अनुच्छेद है उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत यानी कि एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। तो पहला प्रश्न है उद्योगों की स्थापना प्राय जटिल क्यों है? दूसरा है समूहन बचत से आप क्या समझते हैं? तीसरा है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण प्राय साथ साथ क्यों चलते हैं? आंसर देखते हैं अब। पहला है इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार की आवश्यकता होती है जिसका एक स्थान पर मिलना मुश्किल होता है। दूसरा है नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से लोग उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। 12वां पॉइंट 3 उद्योग कभी कभी नगरों के निकट लगाए जाते हैं ताकि बाजार मिल सके। कई बार उद्योग लगाने के बाद वहां काम करने वाले श्रमिक और अन्य कर्मचारी धीरे धीरे आसपास बसना शुरू कर देते हैं, जो आगे चलकर नगरों में विकसित हो जाते हैं। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, मैप का प्रश्न है। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल ऑन द सेम आउटलाइन पॉलिटिकल मैप। ट्यूटिकोरिन बंदरगाह और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इसमें बताना है। कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु ये उत्तर आंसर थे मानचित्र के। तो इस प्रकार ये पूरी जो हमारी आज की कड़ी थी यहीं समाप्त होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।